हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। कंपनी क्या करती है? कंपनी का जो बिजनेस है वो ये है कि वो एल्यूमिनियम और कॉपर के फिन्स बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो रेफ्रिजरेशन में, हीटर्स में, एक्सचेंज ट्यूब्स की तरह ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल इन सारी चीजों में होता है। कंपनी के बेसिक बिजनेस को तो हमने जाना, लेकिन कंपनी के सारे डिटेल को, फाइनेंशियल्स क्या हैं, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन उसके पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि आईपीओ कब खुल रहा है। तो आईपीओ खुल रहा है 25 सितंबर को, 27 सितंबर को क्लोज होगा। जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो 209 रुपए से 220 रुपए का रखा गया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 342 करोड़ रुपए जुटा रही है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई इसमें ओएफएस नहीं है। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव, जो कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और दूसरा मेरे साथ अशोक हलानी हैं, जो डायरेक्टर हैं होलानी कंसल्टेंट्स के, जो बीआरएलएम यानी बुक रनिंग लीड मैनेजर है इस आईपीओ को लेकर। उस कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक होलानी। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और पहला सवाल मिस्टर संतोष मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंपनी का बिजनेस वैसे तो हमने बेसिक तौर पे जाना, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए और आसान भी करके बताइए कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स कौन से बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कहां होता है। धन्यवाद विकास जी। जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हीट एक्सचेंजर। बेसिकली वी मेक हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन हम बनाते हैं फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। जो यूज होता है एचवीएसी एंड आर इंडस्ट्री में, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और साइज बेसिकली हम बनाते हैं अराउंड 200 mm टू ऑलमोस्ट 12 मीटर के। मेनली जो इंडस्ट्री है वो कमर्शियल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। इफ एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो हम जैसे यूज करते हैं एयर कूल्ड चिलर में, रेफ्रिजरेशन साइड में, डाटा सेंटर कूलिंग में, हीट पंप में, फैन कॉइल यूनिट में, बस एयर कंडीशनिंग, ट्रक रेफ्रिजरेशन, मेट्रो, ट्रेन्स, इसमें अपना प्रोडक्ट यूज होता है। और B2B बिजनेस है, तो हमारे जैसे मल्टीनेशनल कंपनी और डोमेस्टिक में जो बड़े प्लेयर हैं सारे ही कस्टमर हैं। जैसे अपने डाइकिन एयर कंडीशनिंग हो गया, स्नाइडर हो गया, ब्लू स्टार हो गया, किर्लोस्कर चिलर हो गया। और हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएई मार्केट को, यूरोप मार्केट को एंड नॉर्थ अमेरिका मार्केट को। एक्सपोर्ट में भी हमारा B2B बिजनेस है। हमने कंपनी को स्टार्ट किया था 2018 में प्रोडक्शन में, रजिस्ट्रेशन 2017 में किया था। ऑलमोस्ट वी कम्प्लीटेड 6 ईयर, 6 साल कंप्लीट हुए हैं। लास्ट ईयर अपने टॉप लाइन 308 करोड़ अचीव किया था, पैट अराउंड 12% अचीव किया था। और 7 महीने पहले हमने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए एक न्यू लैंड लिया अराउंड 72,000 स्क्वायर मीटर। वो इसका ओनली सब्सिडरी है केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हम 7 टाइम का जो है कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं। और जो आईपीओ का पैसा आएगा उस 242 करोड़ इसके अंदर हम पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, अपनी साइड से हम ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपीज़ लगा चुके हैं उसमें। और टारगेट है कि हमारा अर्ली नेक्स्ट ईयर तक प्रोडक्शन हम उसमें स्टार्ट कर लेंगे। संतोष जी, आपने बताया कि आईपीओ से जो आप पैसे जुटा रहे हैं उसमें से आप 242 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्लांट बनाने पर करने वाले हैं। इस प्लांट के बनने के बाद कंपनी के रेवेन्यू पे, कंपनी के प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? मैं बेसिकली समझना चाहता हूं कि आपकी शीट पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस प्लांट के बाद। जैसे विकास जी, अभी हम जो प्लान कर रहे हैं, अभी हम एग्जिस्टिंग जैसे हमारा फैसिलिटी जो है वो अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट में है, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम का हमने लैंड लिया है। तो हमारा टारगेट है कि उसी रेशियो में हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। और ये अपने आप में इंडिया का एज ए हीट एक्सचेंजर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटी होगा, एज वेल एज साउथ एशिया का। संतोष जी, आपकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर है, और मेटल की कीमतें ऊपर जाती हैं, घटती हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इसके इम्पैक्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या आप अपने क्लाइंट्स को इसे पास ऑन करते हैं, या फिर इसका इम्पैक्ट आपके बुक्स पे ही होता है? नहीं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह का है कि जैसे अपना साल भर जो बिजनेस मतलब मंथ वाइज मंथ जो हमारा टर्नओवर रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे कंपेयर टू अगर रूम एयर कंडीशनिंग से आप कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता है कि गर्मी में ज़्यादा बिकता है, सर्दी में कम बिकता है। लेकिन हमारा जैसे प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल है, तो हम राउंड द ईयर ऑलमोस्ट टर्नओवर सेम अचीव करते हैं। तो इसीलिए हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है सभी अपने कस्टमरों के साथ में कि जो लास्ट क्वार्टर का एवरेज है फॉर LME कॉपर, LME एल्युमिनियम एंड USD टू INR का जो कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में कस्टमर को अप्लाई कर देते हैं। तो इट मीन्स एक साल में हम ऑलमोस्ट 4 बार प्राइस करते हैं सभी कस्टमर के साथ। बाकी चीज़ें फिक्स रहती है, लेकिन
ये जो फ्लक्चुएशन वाला पार्ट है ये बोथ साइड डिक्रीज हुआ है तो भी पास ऑन करते हैं और इंक्रीज हुआ है तो भी पास ऑन करते हैं। अच्छा, मैं आपकी साइट पर भी देख रहा था और आपने बताया भी कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो कौन से मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते हैं? और कोई अगर बड़ी कंपनियां, बेसिकली मैं देश जानना चाहता हूं कि कौन से देशों में आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपका एक्सपोर्ट का शेयर कितना है आपके टोटल प्रोडक्शन में, और कोई बड़ी कंपनी जो आप ग्लोबल नाम हम जानते हो, आप उसका नाम अगर लेना चाहें तो। लास्ट ईयर जैसे हमारा जो एक्सपोर्ट का था टोटल टॉप लाइन का 15% था, लेकिन आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट हम कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर में डोमेस्टिक के कंपेयर में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हमारा नंबर ऑफ कस्टमर भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे 22 में मार्च में हमारे पास 16 कस्टमर थे एक्सपोर्ट के, मार्च 24 में 32 हमने कर लिए हैं। तो ये हम जो एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा एंड अमेरिका एंड यूरोप में कुछ कंट्रियों को, एंड देन यूएई में करते हैं। तो B2B बिजनेस है, बड़े OEMs हैं सारे। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कंपनी के बिजनेस को तो हमने समझ लिया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने वैल्यूएशन की कंपनी की, क्योंकि आप इसके वैल्यूएशन को देख रहे थे, तो वैल्यूएशन करते वक्त आपने बेसिस क्या रखा? कौन से पैरामीटर्स आपने देखे जिसके बिहाफ पे आपने जो है वो पूरी वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया? देखिए, मेजरली किसी कंपनी को वैल्यू करने के लिए एज ए मर्चेंट बैंकर भी हम 6-7 पैरामीटर्स को लेते हैं प्राइमरीली। फाइनेंशियल ग्रोथ तो एक होता ही है फैक्टर, इसके अलावा क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी बहुत कंसीडर करते हैं रिगार्डिंग किसी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। तो केआरएन के अंदर हमको दोनों ही फंड के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस दिखी। जैसे अपन देखेंगे फाइनेंशियल फंड पे द कंपनी का एबिटा है पिछले 2 साल से तकरीबन 19% के आसपास का ईयरली मेंटेन रखते हैं। टर्नओवर हैज बीन इंक्रीजिंग ऑन ए ईयरली बेसिस। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी कंपनी अराउंड 12.5% 13% के आसपास पिछले 2 साल से रेगुलर कर रही है। तो एक बहुत ग्रोथ स्टोरी लगती है। और जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी फ्रॉम 7x फ्रॉम दिस रे, और एज ऑफ नाउ ये 80% के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं, और न्यू कैपेसिटी आने से कंपनी का और बिजनेस बढ़ेगा। तो एक फ्यूचर बहुत अच्छा हमको कंपनी का लग रहा है। सिमिलरली क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखें तो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है तो बेसिकली ये कमर्शियल एसीज में बनाते हैं, जहाँ पे अच्छे मार्जिन कंपनी अर्न कर रही है। और कंपनी ज़्यादातर जो इंडिया की ब्रांड्स है एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में सबके साथ काम कर रही है। डाइकन है जिनके साथ इनका एक्सक्लूसिव टाइप है, और पिछले अपने टर्नओवर 33% बिजनेस केवल डाइकन से कर रहे हैं। इसके अलावा स्नाइडर से इनका रेगुलर टाइप बिजनेस चल रहा है, वोल्टास से इनका बिजनेस चल रहा है, कैरियर से इनका बिजनेस चल रहा है। तो ये सब कंपनी के साथ रेगुलर टाइप्स हैं, कंपनी की रिलेशनशिप है, कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हाईली टेक्निकल इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। प्लस कंपनी के जो खुद प्रमोटर हैं वो मैकेलन इंजीनियर है, इस इंडस्ट्री का अनुभव रखते हैं। उन्होंने 15 साल लॉयड्स में काम करा है, उसके बाद ही कंपनी सेटअप करी और कंपनी को आगे की ग्रोथ पे लेते जा रहे हैं। सो दीज आर द ऑल अदर क्यूमुलेटिव फैक्टर्स जिस कारण से हमने इस कंपनी को जो प्राइस बैंड दिया है 209 से 220, और अगर आप वैल्यूएशन फ्रंट पे देखेंगे तो मार्च 24 की अर्निंग के ऊपर 25 का मल्टीपल है प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का। बिल्कुल ठीक बात है। इसी पर एक सवाल मेरे मन में आया जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं संतोष जी, कि मैं आपके पीएनएल को देख रहा हूं अभी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी आय है वो FY 22 से लेकर 23 तक 24 तक आते आते वो करीब 2 गुना हुई है, और जो मुनाफा है वो 3 गुना हुआ है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि बुक्स पे ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, इसके पीछे क्या वजह रही है? क्या आपने कोई स्ट्रेटजी चेंज की है? कोई नए क्लाइंट एडिशन हुए हैं? रेवेन्यू और प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप कैसे आया और इतनी शानदार ग्रोथ कैसे रही? नहीं, जैसे विकास जी आप देखेंगे तो हमने 2018 में ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सो ओनली 6 ईयर ओल्ड कंपनी है। तो जब प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो छोटे कस्टमर होते हैं उनके साथ काम करना शुरू किया, आफ्टर मार्केट शुरू किया, अपने प्रोसेस को सेट करने के लिए, क्वालिटी को मैच करने के लिए। फिर जैसे जैसे बड़े कस्टमर के साथ हम जुड़ते गए, क्योंकि बड़े कस्टमर को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूवल लगते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लगते हैं। तो जैसे हम बड़े कस्टमर हमको मिलते गए तो जो लो मार्जिन वाले कस्टमर थे, छोटे आफ्टर मार्केट वाले, उनके साथ हमने काम करना बंद किया, और बड़े कस्टमर में अपना जो कमर्शियल साइड है वो प्रोडक्ट में पकड़ा, उसमें हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होते गए। दूसरा हमने एक्सपोर्ट साइड जो है वहाँ पे अपना चालू किया। तो इनिशियल में हमने 5 CR से चालू किया था इन ईयर, और लास्ट ईयर आप देखेंगे तो अराउंड 45 करोड़ के अराउंड हमने एक्सपोर्ट किया है।
तो एक्सपोर्ट साइड जो हमारा ग्रोथ हुआ, डोमेस्टिक में हमारे को बड़े क्लाइंट्स जो मिले, तो इन सबको अगर अपन मिलाते हैं तो अपना मार्जिन इंक्रीज हुआ कंपेयर टू इनिशियल ऑफ जो बिजनेस था उसके कंपेयर में। अशोक जी, मैं आरएचपी को जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया और प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया, और जो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्री आईपीओ प्लेसमेंट आपने किया वो 152 रुपए और 200 रुपए के भाव पर किया। तो जब आप प्राइस बैंड को डिसाइड कर रहे थे तो उस वक्त प्राइस बैंड को ऊपर रखने की कोई खास वजह आपने देखी? नहीं, ऐसे कोई खास वजह नहीं थी। जो भी हमने एक जो 152 में किया था वो आज से हमने तकरीबन साल भर पहले किया था, जब कंपनी को आईपीओ प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं हुआ था, मतलब आरएचपी फाइल नहीं हुआ था। सो दैट वाज नीड ऑफ द फंड, तो वो वहाँ जरूरत थी तो कंपनी ने फंड रेज किया। रिसेंटली अराउंड 200 रुपीज पे कंपनी ने एक छोटा सा 10 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट अभी किया है। अशोक जी, एक सवाल और आपसे वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ, जो पेयर कंपैरिजन हम जब करते हैं किसी कंपनी का, तो आपने भी वो पेयर कंपैरिजन ऑफ कोर्स किया होगा और उसके बाद ही आपने वैल्यूएशंस निकाली होंगी। तो आपने किन पेयर्स के साथ कंपैरिजन किया? क्या आपने चीजें देखी पेयर कंपैरिजन के अंदर और उसके अंदर वैल्यू आपने कैसे निकाला? देखिए, एज सच लिस्टेड स्पेस में तो जो 100% बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो कोई कंपनी लिस्ट नहीं है, बट हमने कुछ इनके जो नियर बाय कंपीटिटर्स हैं, लाइक 2-3 अनलिस्टेड एंटिटीज हैं जिनके फाइनेंशियल्स हमने कंपेयर करें, तो उसके हिसाब से हमने इसको देखा। एक स्पैरोटेक है जो डीएनबी की रिपोर्ट जो हमने कमीशन की थी इस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री रिसर्च में, तो 6-7 नाम हमारे पास आए, जैसे स्पैरोटेक है, प्रिजई है। सो ये कंपनियों के मार्जिन मोरलेस सेम चल रहे हैं कंपनी, बट उनकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के कारण ये कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो एज सच कोई पेयर कंपैरिजन बोलेंगे कि लिस्टेड में तो कोई है नहीं, अनलिस्टेड में है, बट उसके अंदर उन सबके फ्रंट में केआरएन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक आखिरी सवाल संतोष जी आपसे, और उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे यहीं पर। लेकिन एक आखिरी सवाल जरूरी है ये जानना कि आपकी ग्रोथ अब तक काफी शानदार रही है, जो बुक्स पे दिख भी रही है, करीब 25% की सीएजीआर ग्रोथ आप दिखा रहे हैं। तो ये ग्रोथ आगे चलकर कैसे कंटिन्यू रहेगी? क्या ड्राइवर्स, क्या फैक्टर्स होंगे ग्रोथ के लिए जिसकी वजह से ये ग्रोथ इतनी ही स्ट्रांग चलती रहेगी आगे? जैसे विकास जी अपने 2018 में स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक में एग्जीबिशन भी करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट के। तो जैसे हम जर्मनी में करते हैं, यूरोप में और इटली में करते हैं, इसके अलावा यूएस में करते हैं। तो जैसे जैसे हम लास्ट 6 साल में हमने एग्जीबिशन किए, जो कस्टमर से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो यूरोप मार्केट में स्पेशली और नॉर्थ अमेरिका मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके कुछ रीजन है, जैसे चाइना +1 पॉलिसी पे काम कर रहे हैं दोनों ही कॉन्टिनेंट। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में क्या एंटी डंपिंग लगा हुआ है चाइना से, तो उनको इंडिया साइड से बहुत अच्छे सप्लायर का रिक्वायरमेंट है जिसके पास बड़ा कैपेसिटी हो, सिंगल पीस फ्लो हो, जो उनके क्वालिटी के जो पैरामीटर है उनको मीट कर पाए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक बड़ा कैपेसिटी लेके आए कि हम ये दोनों मार्केट को, एज वेल एज जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी चल रहा है उसमें जैसे हमारे कस्टमर सारे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अब जैसे कुछ साइड में अगर डाटा सेंटर में बात करेंगे, बस एयर कंडीशनिंग में बात करेंगे, रेलवे में, मेट्रो में बात करेंगे, तो ये सारे ही जो हैं ये ग्रोथ के पाथ पे चले हुए हैं। तो उन सब की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक अच्छी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट हो, लेटेस्ट मशीन के साथ हो, सिंगल पीस फ्लो हो। तो ये सारा जो अचीव करने के लिए हमारे को सारा अपना प्लान बना के हमको लगा कि सिंगल में हम बड़ी कैपेसिटी के साथ जाते हैं इन सभी मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये सारा सोचते हुए हमने ऑलमोस्ट 7x में कैपेसिटी को इंक्रीज किया है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग लैंड से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। बहुत शुक्रिया संतोष जी और अशोक जी, आप दोनों का। आज आप दोनों ने समय निकाला और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बातचीत की और आपके आईपीओ के बारे में आपने बताया, कंपनी के बिजनेस को समझाया, वैल्यूएशन कैसे की, वो सारी चीजें हमने अशोक जी से समझी। कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज व्यूअर्स को मिल गया होगा कि जहां मैनेजमेंट से भी उन्होंने बातें सुन ली कि मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और वैल्यूएशन जहां से हुआ उसके बारे में भी सुन लिया कि वैल्यूएशन को लेकर उन्होंने क्या फैक्टर्स कंसीडर किए। आईपीओ की डिटेल एक बार फिर आपको बता देते हैं। आईपीओ खुल रहा है 25 सितंबर को, क्लोज होगा 27 सितंबर को, और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 209 रुपए से 220 रुपए का रखा गया है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 342 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कंप्लीटली फ्रेश इशू है। बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए आप दोनों का।